हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय, जो कि है नए राजा और उनके राज्य। हम जानेंगे कि किस प्रकार से नए राजा और उनके नए राज्यों का उदय होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से होता है, राज्यों में प्रशासन कैसे होता है, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, साथ ही धन के लिए युद्ध। चोल राज्य के बारे में जानेंगे कि उदयपुर से तंजावुर तक चोल राज्य का शासन था। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, साथ ही कृषि और सिंचाई के बारे में जानेंगे और साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता था। साथ ही हम भूमि के प्रकार और अभिलेख और लिखित सामग्री पर बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं शताब्दी में क्या होता है, 7वीं सदी में क्या होता है। 7वीं सदी में, एक मिनट, सातवीं सदी में सामंत और महाहत का उदय होने लगता है, यानी कि सामंत को ही महाहत कहा गया है। ये कौन होते थे? ये बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार होते थे और ये राजाओं के अधीनस्थ होते थे। उसके बाद 8वीं सदी में दक्कन में राष्ट्रकूटों का उदय होता है। दक्कन में राष्ट्रकूटों का उदय कब हुआ? 8वीं सदी में। और प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के ये जो राष्ट्रकूट थे ना, ये पहले चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। लेकिन यहाँ का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ दंतीदुर्ग, जिसने चालुक्य राजाओं से अधीनता को खत्म किया और यह ना एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था सोने का गर्भ। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था और इसमें याजक क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता था। और कुछ अन्य राजवंश हुए, जैसे कि कदम्ब मयूर शर्मण, ये कर्नाटक में उदय हुआ इनका। और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, इसका उदय राजस्थान वाले क्षेत्र में होता है। आगे हम बात करेंगे राज्यों में प्रशासन। तो राज्यों में प्रशासन, देखिए, कुछ राजा उपाधियां लिया करते थे, जैसे महाराजाधिराज की उपाधि। और महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, महाराजाधिराज। और त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि 3 भुवनों का स्वामी। और ये भारी भरकम जो उपाधियां थे राजा धारण करते थे। लेकिन फिर भी सामंतों, किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे। वहाँ के संसाधन, जैसे कि संसाधन क्या थे? उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से एकत्रित किए जाते थे। जो भी महत्वपूर्ण संसाधन होते थे वह कभी कभी उत्पादों का, इन लोगों को कभी कभी जो भी उत्पादन है इनका एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था और इनसे लगान भी वसूला जाता था। और ये जो संसाधन थे, ये राजा की वित्तीय व्यवस्था का आधार हुआ करते थे, कि जो भी संसाधन हुआ करते थे। अब 400 प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। ये कहाँ मिलता है? कि तमिलनाडु में शासक करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द दिए गए हैं, जिसमें से कुछ कर हैं, जैसे कि बेट्टी। जो बेट्टी, देखिए याद रखेंगे, बेट्टी क्या है? कर है। बेट्टी, कदमाई, है ना, ये कर हैं। तो बेट्टी कर है ना, ये क्या है? जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। और कदमाई, ये भू राजस्व होता था। यहाँ तक कि मकान पर छाजल डालने पर भी कर लगता था। और खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लगता था। अब प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रशस्तियों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। 2 महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ हमने पढ़ी थी, एक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और दूसरी राजा रवि कीर्ति द्वारा जो लिखी गई थी, पुलिकेशन द्वितीय की प्रशस्ति। हाँ, तो 2 प्रशस्तियाँ हैं, ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई। और इनके बारे में क्या है कि इनके ब्यौरे शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते थे। मतलब प्रशस्तियों में जो लिखा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो सत्य ना हो, क्योंकि इसमें क्या है, राजा खुद की महानता को, खुद की शूरवीरता को, खुद के विजयी योद्धा के रूप में दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रशस्तियाँ, सारी बातें इनमें लिखी गई, सच ना हो। अब जो राजा लोग थे ना, वो ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे ब्राह्मणों को, ऐसे करके उनको पुरस्कृत किया जाता था।
ताम्रपत्रों पर अभिलिखित किया जाता था और इन पर राजसी मोहर भी लगी होती थी। इन भूमि अनुदान पर, जो भी भूमि अनुदान किया जाता था उसके लिए राजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर राजाओं की मोहर लगी होती थी। नागभट्ट की प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। नागभट्ट की प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसमें आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा, मतलब इन्होंने धराशायी किया उनको, और कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को भी विजित किया था। 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना भी की गई जिसमें कश्मीर में के राजाओं का वर्णन किया गया है और इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। यानी कि कल्हड़ की एक पुस्तक है राज तरंगड़ी, क्या याद रखेंगे, राज तरंगड़ी, जिसमें उन्होंने कश्मीर में जो भी राजा शासन किया करते थे उनके बारे में बताया है। आगे एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर था, उसको टारगेट किया जा रहा था। तो ये किन किन लोगों के बीच होता है, पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के मध्य कन्नौज संघर्ष होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ, तो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद क्या होता है, कुछ आक्रमणकारी आए, जैसे कि पहला अफगानिस्तान के गजनी का शासक था महमूद गजनवी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक, 1000 से 1025 ईस्वी तक। इसका टारगेट क्या होता था, जो भी संपन्न मंदिर हैं उन पर अटैक करना, वहाँ से संपत्ति लूटना। और इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था जिसने अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की है। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की है, अलबरूनी ने, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था। दूसरी ओर चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने, जो कि 1168 से 1192 तक रहा, इसने 2 मुख्य युद्ध लड़े। 1191 में उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी जो कि तुर्क था उसको हराया और 1992 में उसके हाथों मारा भी गया। उसके बाद चोल साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसका शासन उरायूर से तंजावुर तक होता है, कावेरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है। और तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया, देखिए कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता हुआ करती थी। उसके बाद कांचीपुरम के जो पल्लव थे वो राजाओं के मातहत थे, मातहत मतलब सामंत। और यहाँ का एक शासक होता है विजयालय जो कि उरैयूर के चोल वंशीय मुखिया हैं। और 9वीं सदी के मध्य मुट्टरियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर इन्होंने कब्जा कर लिया और ऐसे चोल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने। और इसके 2 महान शासक हुए हैं, एक राजराज प्रथम जो कि सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं और दूसरे राजेंद्र प्रथम जिन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान किया और इन्होंने मजबूत जल सेना का भी निर्माण किया। उसके बाद कुछ भव्य मंदिर चोल साम्राज्य की और कांस्य मूर्तिकला पर बात करेंगे। तो यहाँ के कुछ भव्य मंदिर इस प्रकार से हैं। तो जो तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर हैं उनका स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से वो एक चमत्कार हैं। इनका निर्माण राजराज और राजेंद्र प्रथम ने कराया था। और मंदिर जो हैं आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र हुआ करते थे। साथ ही यहाँ शिल्पकार, नर्तक, रसोइये बसते थे मंदिरों में। और यहाँ की कांस्य प्रतिमाएं जो हैं वो संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं के रूप में गिनी जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो विजयालय हैं इन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण किया था और एक मंदिर बनवाया था, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। तो तंजावुर शहर की स्थापना किसने की होती है, विजयालय ने। और विजयालय कौन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक। आगे हम कृषि और सिंचाई पर बात कर लेते हैं। देखिए कावेरी नदी की आसपास का क्षेत्र है तो कावेरी नदी की जो शाखाएं हैं वह उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ भी आती होगी तो उसको रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण कराया जाता था। साथ ही पानी को इकट्ठा करने के लिए जल सरोवर बनाए गए थे और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। अब हम साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं।
कुछ शब्दावली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि उर क्या होते थे, तो जो उर थे वो किसानों की बस्तियाँ होती थी और सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्ध होती गई। नाड़ू क्या होते थे, ये गाँव के समूह को नाड़ू कहते थे। इनका काम क्या था कि न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेल्लाल क्या होते थे, धनी किसान होते थे जो नाड़ू के कामकाज पर नियंत्रण करते थे। तो नाड़ू गांव का समूह है, लेकिन बेल्लाल इन नाड़ुओं पर नियंत्रण करते थे। उपाधियां कुछ मिलती हैं लोगों को, जैसे मोमेंद वेलन की उपाधि। मोमेंद वेलन की उपाधि किसको मिलती है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन यानी कि किसान। और अरियार प्रधान को कहते थे। और नगरम क्या होते थे, व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। व्यापारियों के जो संघ होते थे उनको नगरम कहते थे। आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो तमिलनाडु के चिंगटपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों और मंदिरों आदि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां बनाई गई थीं। भूमि के प्रकार पर बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है। आप अलग से इसका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाता है, रिवाइज कर सकते हैं और नोट्स बिल्कुल फ्री में है। तो पहला है बेलन बगाई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि पर लगाया जाने वाला कर है, भूमि का प्रकार है। और दूसरा है ब्रह्मदेव जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती है। साला भोग कौन सी भूमि है कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए, तो विद्यालय के लिए क्या दी जा रही है भूमि, उसको बोला जा रहा है साला भोग। और देवदान किसको बोला जाता है, देखिए मंदिर में देवता रहते हैं तो ऐसे याद रख लो, देवदान मंदिर के लिए जो भूमि उपहार में दी गई है। और पलिच्छदम किसको दी जा रही है, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इस प्रकार से हमने भूमि के प्रकार भी समझे, जो कि 5 प्रकार है भूमि के और इनको हमने देखा है। और इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय जो कि है नए राजा और उनके राज्य, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और आगे आने वाले लेक्चर इसी प्रकार से हैंडरिटन नोट्स के माध्यम से आपको कराए जाएंगे। बाकी इसका फ्री PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।